हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदीशा एंड वेलकम टू माय चैनल अनरिबल स्टडी। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो बच्चे DSSB TGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इनका जो एग्जाम है वो अगस्त में 24, 30 और 31 को शेड्यूल हुआ है। तो आपके पास लगभग जो है वो 35 या 40 डेज है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले, आपने अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, राइट, क्योंकि अब एग्ज़ाम में तो 1 मंथ ही बचा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं, हो सकती हैं कुछ लोगों की नज़र उस पे गई भी ना हो। जैसे आपको जो सिलेबस मिला है, और वो जो सिलेबस है आपने देखा होगा, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू का इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है। हमें इंडिकेटिव सिलेबस जो है DSSB ने फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे क्या एक चीज आ जाती है कि बोला गया है इंडिकेटिव। अभी भी ये चीज श्योर नहीं है कि यहीं से आएगा या फिर जिस ओल्ड पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे थे, मतलब हम प्रीवियस ईयर जो है एनालाइज करते थे और देखते थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उन एरिया में फोकस करते थे। तो ये नहीं पता कि उस पैटर्न से जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे या फिर अब जो इन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस दिया है उस हिसाब से ये लोग क्वेश्चन देंगे। बट जो बाकी एग्जाम्स हुए हैं इस ईयर में, सिलेबस के बाद जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, तो यही रिव्यू आ रहा है कि इंडिकेटिव सिलेबस में से क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं एग्जाम में। तो इसका मतलब हम लोगों को भी इंडिकेटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है, राइट। तो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ बेसिकली, आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने तैयारी कर भी ली होगी, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब वो सेल्फ स्टडी में एक चीज हो सकता है कि वो छोड़ रहे हो, जैसे कि आप, हम अगर बात करें, मैं आपके लिए आज वीडियो में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर लेकर आई हूँ। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आप अगर देखो तो इग्नू की बुक्स जो है वो ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है। बहुत से बच्चों ने वहां से हो सकता है अपने नोट्स बनाए हो, राइट। अब अगर आप यूट्यूब की हेल्प लेते हो किसी चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है, अब हर बच्चा जो है वो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर आप YouTube की हेल्प ले रहे हो तो YouTube पे आपको क्या मिल रहा है, मान लीजिए इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपकी 4 ब्लॉक्स हैं, जैसे कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, महाभारत है, मृच्छकटिका है, सिलापतिकरण। तो इन चारों ब्लॉक्स में अगर आप देखोगे तो हर ब्लॉक में 4-4 यूनिट है, राइट। तो अगर आप देखोगे, आप अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में सर्च करोगे, यूट्यूब पे जानने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको समरी बढ़ा देंगे, राइटर के बारे में कुछ बता देंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन राइटर के बारे में होती है, एक समरी होती है कि स्टोरी में क्या है। देन उसके अलावा आपको थीम्स बताएंगे, कैरेक्टर बताएंगे, ये तो सब आपका समरी में ही आ जाता है एक तरीके से। देन उसके अलावा आपको, अगर किसी ने ट्रांसलेट करा है इस वर्क को, या ये वर्क कब लिखा गया था, ये सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। और किसी ने ट्रांसलेट किया है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप खुद सोचिए कि एक ब्लॉक में 4 यूनिट है, क्या 4 यूनिट में बस इतना ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो इन 4 यूनिट्स में हैं और आप, हो सकता है आप लोगों ने कवर ना करी हो, जैसे कि नाट्य शास्त्र के बारे में, रसा थ्योरी के बारे में। देन उसके अलावा थोड़ा बहुत संस्कृत ड्रामा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि अभिज्ञान शकुंतला में ये कालिदास ने लिखा था, बट कालिदास के अलावा भी बहुत सारे राइटर हैं जिनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो बाकी की यूनिट में यही सब चीज है। तो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए उन यूनिट से भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हो सकता है आप लोगों ने कवर ना करे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। आपको एक प्रॉपर सिलेबस उठा के दे दिया गया है इंग्लिश ऑनर्स का, अब वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कालिदास के विज्ञान शकुंतलम से ही क्वेश्चन है, राइट। तो जो कुछ भी आपकी बुक में, आपके यूनिट्स में अवेलेबल है, एटलीस्ट वो तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, वहां से आपके क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा मोटिव है कि कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके साथ, जो आपके पेपर के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ी हो। यहाँ पे आपका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है, राइट। आपसे ऑथर के बारे में पूछा गया है, तो मैं नाट्य शास्त्र और उसके ओरिजिन के बारे में जो क्वेश्चन है पहले आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र के ऑथर कौन थे, किसने लिखा था? ऑप्शंस है आपके, पनीनी, कालिदास, भरत मुनि और बसा। तो आपको याद रखना है नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा था, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, द नाट्य शास्त्र बिलोंग्स टू विच सेंचुरी? किस सेंचुरी में लिखा गया था? तो नाट्य शास्त्र जो है वो आपका 3rd सेंचुरी CE में लिखा गया था।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका इंडियन ड्रामा फाइंड्स इट्स अर्लीस्ट एलिमेंट इन द, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एपिक्स, जैन टेक्स्ट, वेदास, बुद्धिस्ट, सूत्रास। तो यहाँ पे आपसे बात करी गई है इंडियन ड्रामा के बारे में। तो जो ड्रामा का ओरिजिन है वो वैदिक पीरियड से होता है। स्पेशली अगर हम डायलॉग्स और रिचुअल में अगर हम बात करें तो डायलॉग्स और रिचुअल में ड्रामेटिक एलिमेंट्स मिलते थे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेदास। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच एपिक मेंशंस द अर्ली एग्जिस्टेंस ऑफ परफॉर्मर्स और नटा। तो परफॉर्मर्स को जो है वो नटा भी बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा एपिक है इन चारों में से जहां पे इसके बारे में मेंशन किया गया था कि हाँ इसकी एग्जिस्टेंस पहले भी मिलती थी, तब भी उस टाइम पे भी परफॉर्मर्स हुआ करते थे। ऑप्शंस है आपके रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण या फिर मनुस्मृति। तो महाभारत में आपको जो है इसके एग्जिस्टेंस के बारे में मिलता है प्रूफ। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी महाभारत जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ संस्कृत ड्रामा एज पर द नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के हिसाब से संस्कृत ड्रामा का हाईएस्ट गोल क्या होता है? तो अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र के हिसाब से तो संस्कृत ड्रामा का मेन एम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था कि लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है उसके थ्रू, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि रसा यानी कि इमोशंस। रसा का मतलब होता है इमोशंस। मैंने रसा थ्योरी पे एक शॉर्ट वीडियो जो है वो डाला है अपने चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। एक ही शॉर्ट से इस टाइम पे, तो वो रसा के ऊपर ही है। अगर आपको समझना है 1 मिनट के अंदर की रसा थ्योरी क्या है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रसा यानी कि इमोशनल, और आप कह सकते हो कि एस्थेटिक प्लेजर देना, ये भी होता है। मतलब संस्कृत ड्रामा का एम जो है वो रसा यानी इमोशनल या आप कह सकते हैं एस्थेटिक प्लेजर देना भी होता है, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। ऑडियंस को डीपली फील भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्थेटिक प्लेजर यानी कि आपका रसा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। द थ्योरी ऑफ रसा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इमोशनल एलिमेंट्स। कितने इमोशनल एलिमेंट्स जो है वो रसा थ्योरी में है? तो रसा थ्योरी के बेसिक कंपोनेंट जो है वो होते हैं 4, जिसमें आपका आ गया विभावा, अनुभवा, व्यभिचारी भवा या फिर आपका स्थायी भवा। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ऑडियंस के मन में एक रसा को क्रिएट करता है, एक रसा को जगाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन इंडियन क्लासिकल ड्रामा। इन चारों में से इंडियन क्लासिकल ड्रामा में क्या नहीं होता? तो अभी हमने बात करी थी रसा थ्योरी की, रसा थ्योरी तो होती है। डिवाइन कैरेक्टर्स मिलता है, बिल्कुल मिलता है। विज्ञान शकुंतलम में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए, आपको डिवाइन कैरेक्टर्स मिलेंगे, गॉड्स गॉडेस, इन सब की बात तो हो ही रही है वहाँ पे। एंड उसके अलावा तो अगर हम 4th ऑप्शन देखें यूज ऑफ डांस एंड म्यूजिक, तो ऑब्वियसली डांस और म्यूजिक का भी यूज हो रहा है। एक चीज है जिसका यूज नहीं हो रहा है, जो एब्सेंट है, वो है कोरस। कोरस का मतलब क्या होता है? तो आप ये समझ लीजिए जो एंशियंट ग्रीक ड्रामाज हुआ करते थे वहां पे कोरस होता था। कोरस ना एक तरीके का ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स। उन लोग का काम क्या होता था? उनका काम होता था बैकग्राउंड कमेंट्री देने का। तो ग्रीक ड्रामा में कोरस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता था बैकग्राउंड कमेंट्री देने के लिए, लेकिन इंडियन क्लासिकल ड्रामा में ये नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वो होगा करेक्ट। कोरस जो है वो नहीं होता इंडियन क्लासिकल ड्रामा में। देन उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड इंडियन ड्रामा। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है इन दोनों ड्रामास के बीच में क्या एक मेजर डिफरेंस आपको दिखता है? तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पे इंडियन ड्रामा यूजेस ट्रेजेडी एक्सटेंसिवली, ग्रीक ड्रामा यूजेस डांस एंड म्यूजिक, इंडियन ड्रामा लैक्स द 3 यूनिटीज, देन उसके बाद ग्रीक ड्रामा हैज सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ग्रीक ड्रामा में यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन ये होते थे, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन इंडियन ड्रामा में ये कॉन्स्ट्रेंट था। ठीक है, वहां पे नहीं होता था। कहानी जो थी वो हेवन से लेके अर्थ तक ट्रेवल करती थी, हमने देखा भी, अभिज्ञान शकुंतलम में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए। ठीक है, और कई कई साल जो थे वो स्टोरीज के वो कवर किए जाते थे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन ड्रामाज लैक्स द 3 यूनिटीज। क्या है वो 3 यूनिटीज? आपका टाइम, प्लेस और एक्शंस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज अ मेजर टाइप ऑफ प्ले एज पर नाट्य शास्त्र। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे बना, प्रकरण,
फारसी, देन उसके बाद नुक्कड़ नाटक। तो आपका बी ऑप्शन जो है प्रकरण जो है वो करेक्ट है। देन उसके बाद व्हाट इज द टर्म फॉर द हीरो इन संस्कृत प्ले? संस्कृत प्लेज में हीरो को क्या बुलाया जाता था? ठीक है, क्या टर्म यूज होती थी? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे नायकी, सूत्रधर, विदुषका, देन उसके बाद आपका नायक। तो यहाँ पे नायक बुलाया जाता है। नायक तो हमने बहुत बार नॉर्मल अपना जर्नल हम लाइफ में भी सुनते हैं, ये नायक है। ठीक है, एक तरीके की हीरो की बात, हम उसको हीरो से जो है वो वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एक तरीके से उसमें एक हीरो देख रहे हैं। तो संस्कृत प्ले में जो है वो हीरो को नायक बुलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। देन उसके बाद 11th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द 5-fold संस्कृत प्लॉट स्ट्रक्चर? यहाँ पे आपके ऑप्शन है गर्भ, ठीक है, देन उसके बाद है आपका निर्वाहना, देन उसके बाद मुखा, देन उसके बाद विमर्शा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मुखा। तो मुखा मतलब प्लॉट का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या बात हो रही है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द 5-fold संस्कृत प्लॉट स्ट्रक्चर? तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है उसकी, वो होती है आपकी मुखा। मुखा का मतलब होता है, मुखा मतलब प्लॉट का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ कहानी की आप एक तरीके से समझ लीजिए बिगिनिंग विजिबल होती है, किसी भी स्टोरी की बिगिनिंग जो है वो विजिबल होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो वो होगा आपका प्रतिमुखा, देन उसके बाद गर्भ, देन उसके बाद विमर्शा, देन उसके बाद निर्वाहना। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज आपसे पूछा गया था, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका मुखा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन संस्कृत ड्रामा ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस स्पोक इन, किस लैंग्वेज में बात करते थे ब्राह्मण्स और क्षत्रियस में, क्या दिखाया गया है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है प्रकृत, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है अब्रमसा, देन उसके बाद है संस्कृत, देन उसके बाद है पाली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट है, संस्कृत में बात करते थे। ठीक है, देन उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेज वॉज यूज बाय लोअर कास्ट कैरेक्टर्स इन संस्कृत प्ले? लोअर कास्ट कैरेक्टर्स जो होते थे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं हिंदी, संस्कृत, पाली और प्रकृत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, प्रकृत लैंग्वेज को यूज करते थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच ऑडियंस वॉज कंसिडर्ड आइडियल फॉर संस्कृत ड्रामा? कौन सी ऑडियंस थी जिसको संस्कृत ड्रामा के लिए आइडियल समझा जाता था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका विमेन एंड चिल्ड्रन, देन उसके बाद फार्मर्स एंड सोल्जर्स, एजुकेटेड नोबल मैन, देन फॉरेन ट्रैवलर्स। तो अगर हम देखें तो ऑडियंस मोस्टली रॉयलिटी और एजुकेटेड अपर कास्ट होती थी संस्कृत ड्रामा में। नाट्य शास्त्र के हिसाब से सभी कास्ट देख सकते थे, बट सिटिंग जो है वो उनकी अलग अलग करी जाती थी, लाइक रॉयल और जो एजुकेटेड अपर कास्ट लोग हैं वो अलग बैठेंगे, देन उसके अलावा जो बाकी की कास्ट है वो अलग बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एजुकेटेड नोबल मैन, सिर्फ एक तरीके से इन्हीं को कंसिडर किया जाता था संस्कृत ड्रामा देखने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया, एजुकेटेड नोबल मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन है आपका, हु रोट स्वप्न वसुवर्धता? ऑप्शन है आपके यहाँ पे कालिदास, बसा, भवभूति, हर्षा। तो इन चारों में से किसने इस वर्क को लिखा था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे है बी, बसा। बसा जो है ये एक पुराने संस्कृत प्लेराइट थे, इन्होंने ये वर्क लिखा था स्वप्न वसुवर्धता। ये एक रोमांटिक और पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड स्टोरी है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन, बसा इज नोन फॉर ब्रेकिंग विच कन्वेंशन ऑफ संस्कृत ड्रामा? मतलब बसा जो थे इन्होंने एक चीज को ब्रेक किया था जो संस्कृत ड्रामा में यूजुअली नहीं होती थी, बट इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, यूज ऑफ हीरो, कॉमिक एलिमेंट्स, शोइंग ट्रेजिक एंडिंग्स, या फिर राइटिंग पोएट्री। तो अगर हम बात करें तो जो भाषा है, आप ये समझ लीजिए कि संस्कृत ड्रामा में यूजुअली जो है वो ट्रेजिक एंडिंग्स को अवॉइड किया जाता था, लास्ट में ट्रेजिडीज जो है वो नहीं दिखाई जाती थी। ठीक है, बट भाषा ने इस चीज को ब्रेक करा, उन्होंने अपने प्ले में ट्रेजिक एंडिंग्स जो है उसे दिखाया है। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, शोइंग ट्रेजिक एंडिंग्स जो है ये करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग, विच प्ले बाय बसा इज बेस्ड ऑन कर्ण फ्रॉम महाभारत? जो महाभारत का एक कैरेक्टर है कर्ण, उनके ऊपर बेस्ड बसा ने एक वर्क लिखा था। उस वर्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कर्ण भ्राता,
देन उसके बाद कर्ण भरा, कर्ण वेदा या फिर महाभारत कथा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है, कर्ण भरा। इसमें क्या था, इस प्ले में कर्ण की डिलेमा और ड्यूटीज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हाईलाइट किया गया है। कर्ण को एक तरीके से सिंपैथेटिक लाइट में दिखाया गया है इस वर्क में। फाइन। देन उसके बाद नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है आपका, हु रोट मृच कटिका। मृच कटिका किसने लिखी थी? ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने अभी तक तो वर्क पढ़ लिया होगा, पेपर में 1 महीना ही बचा है। ठीक है ना, तो मृच कटिका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सुद्रका इन्होंने लिखा था वर्क। देन उसके बाद मृच्छकटिका इज बेस्ड ऑन विच ऑफ भसास वर्क। मृच्छकटिका जो है वो भसा के किस वर्क के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शंस है आपका उर्बंगा, स्वप्न वसुवदत्ता, चारुदत्तम, देन उसके बाद कर्ण भरता। तो यहाँ पे सुद्रका ने भसा की जो चारुदत्तम है उस चारुदत्तम को बेस बनाकर मृच्छकटिका को डेवलप किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी चारुदत्तम जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द मूवी उत्सव इज बेस्ड ऑन विच संस्कृत प्ले। एक मूवी थी उत्सव, वो किस संस्कृत प्ले के ऊपर बेस्ड है, किस संस्कृत प्ले की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया शकुंतला, मृच्छकटिका, ठीक है, मालती माधव या फिर विक्रमो सियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो उत्सव है ये मूवी बेस्ड है मृच्छकटिका संस्कृत प्ले के ऊपर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फाइन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, हु एलिमिनेटेड द विदुषका यानी कॉमिक कैरेक्टर फ्रॉम हिज प्ले। तो इनमें से कौन है जिन्होंने इस कॉमिक कैरेक्टर को विदुषका इसे अपने प्ले से एलिमिनेट किया था, मतलब अपने प्ले में नहीं जो है वो लेकर आए? तो ऑप्शन नंबर सी आपका भवभूति। भवभूति ने विदुषका जैसे कॉमिक एलिमेंट को हटा दिया था, ये एक तरीके का कॉमिक एलिमेंट होता है, तो इसे अपने प्ले से हटा दिया था और इसकी जगह इन्होंने क्या यूज करा है अपने प्लेज में, हॉरर और हीरोइज्म पर ज्यादा फोकस करा है इन्होंने। मतलब कॉमिक कैरेक्टर जो है वो उसको हटा दिया, कैरेक्टर या फिर हम कह सकते हैं कॉमिक एलिमेंट को हटाकर इन्होंने हॉरर का और हीरोइज्म का जो एलिमेंट है उस पर ज्यादा फोकस करा है। तो ऑप्शन नंबर सी भवभूति जो है ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज मालती माधव नोइंग फॉर कंबाइनिंग। तो यहाँ पे मालती माधव जो है एक वर्क है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपका कॉमेडी एंड वॉर, लव एंड पॉलिटिक्स, रोमांस एंड हॉरर, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। ठीक है, तो इन चारों में से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी रोमांस एंड हॉरर। तो भवभूति उन्होंने ये लिखी थी, तो भवभूति की जो प्ले है मालती माधवा ये एक लव स्टोरी है लेकिन सुपरनैचुरल और हॉरर एलिमेंट्स के साथ है। तो ये एक आप कह सकते हैं काफी यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि मालती माधवा जो है वो किस चीज के कॉम्बिनेशन के लिए, किस चीज की कंबाइनिंग के लिए जो है वो जाना जाता है? तो रोमांस और हॉरर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बसा, भवभूति, कालिदास या फिर हर्ष। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भवभूति। भवभूति किंग यशोवर्मन के कोर्ट में पोएट थे। ठीक है, उनका जो प्ले है उनके प्लेज में हमें हीरोइक और ट्रैजिक टोन्स जो है वो प्रोमिनेंटली दिखते हैं। ये अभी हमने ऊपर बात भी करी थी कि भवभूति जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने प्ले के अंदर कॉमिक एलिमेंट को ना फोकस करते हुए वो हॉरर और हीरोइज्म पर ज्यादा फोकस करते थे। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है भवभूति वो करेक्ट है। देन उसके बाद विच प्ले डिपिक्ट्स रामा's अर्ली लाइफ। ठीक है, तो राम जी जो है उनकी अर्ली लाइफ के बारे में किस प्ले में जो है वो बताया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, महावीर चरित्र। इसमें जो है वो राम जी की अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है। तो भवभूति की महावीर चरित्र राम जी के चाइल्डहुड और अर्ली हीरोइक एक्ट्स को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखें, विच प्ले ऑफ कालिदास इज कंसिडर हिज मोस्ट फेमस वर्क।
कालिदास का ऐसा कौन सा प्ले है जो उनके सबसे मोस्ट फेमस वर्क में से माना जाता है? ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं इस मतलब आप कह सकते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपके जो 4 टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका ये वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए कहीं न कहीं ये पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो करेक्ट हो गया। फाइन, देन उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कालिदास कालिदास वर्क्स आर प्राइमरली बेस्ड ऑन, कालिदास के जो वर्क हैं वो किस चीज पे बेस्ड होते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं, फोक टेल्स, कुरान्स एंड एपिक्स, जैन लिटरेचर या फिर बुद्धिस्ट जटाका स्टोरीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, पुरान्स एंड एपिक्स। तो कालिदास ने अपने प्लॉट जो है वो मोस्टली रामायण हो गए, महाभारत हो गए और जो पुराण हो गए, ठीक है, तो वहां से लिए। उन्होंने इमेजिनेशन और रसा थ्योरी का यूज करके उन्हें ड्रामेटाइज किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पुराण एंड एपिक्स, ये आपका करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस ट्रेजिक एंडिंग इन संस्कृत ड्रामा। ये एक तरीके से रिपीटेड ही है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया था कौन से ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेजिक एंडिंग का यूज करा अपने संस्कृत ड्रामा में। ऑब्वियसली भसा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट 28th क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ संस्कृत ड्रामा एज अ पॉपुलर फॉर्म। क्या रीजन बना संस्कृत ड्रामा के डिक्लाइन का? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे पॉलिटिकल सेंसरशिप, डिक्लाइन ऑफ संस्कृत एज अ स्पोकन लैंग्वेज, बैन ऑन फीमेल एक्टर्स, राइज ऑफ फोक थिएटर। ठीक है, एक पॉपुलर फॉर्म बनने में क्या चीज रह गई? ठीक है, क्या मेन रीजन बना? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपने देख ही लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है यहाँ पे, डिक्लाइन ऑफ संस्कृत एज अ स्पोकन लैंग्वेज। संस्कृत जो है वो आप ये कह सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज टाइम के साथ एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम बोलने वाली लैंग्वेज जो है वो बन गई। हम लोग भी अगर देखें, हम लोग को संस्कृत नहीं आती है, हम लोग तो इवन ये जो वर्क के नेम है इसे भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं कभी कभी, राइट? उसके लिए भी हमें प्रोनाउंसिएशन बार बार चेक करनी पड़ती है। तो संस्कृत जो है वो एज अ लैंग्वेज जो है उसी का डिक्लाइन हो गया, तो लोगों को समझ कैसे आएगा? ठीक है, तो संस्कृत ड्रामा जो है वो ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई। फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है डिक्लाइन ऑफ संस्कृत एज अ स्पोकन लैंग्वेज, ये आपका करेक्ट हो गया। देन उसके बाद 29th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच संस्कृत ड्रामा स्टाइल अलाउज प्लेज बेस्ड ऑन फिक्शियस स्टोरी। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, भाना, नाटका, प्रकरण, फारसी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है प्रकरण, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, तो प्रकरण जो है वो फिक्शनल या इमेजिन्ड स्टोरी पर बेस्ड होता है, जहाँ हीरो या करेक्टर जो है वो कॉमन लोग भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट डज द टर्म रसा रेफर टू। ठीक है, टर्म रसा जो है वो क्या है? तो ये अभी हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। ऑप्शंस देख लेते हैं हम फिर भी। पॉलिटिकल मैसेज है, सोशल सटायर है, एस्थेटिक इमोशंस है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर नंबर जो है वो सी करेक्ट है। एस्थेटिक इमोशंस जो है वो रसा में दिखते हैं। रसा का मतलब है वो इमोशंस जो किसी प्ले या आर्ट फॉर्म से ऑडियंस फील करती है अपने अंदर, जैसे कि लव फील करेगी किसी आर्ट फॉर्म को देखेगी तो वो आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। सैडनेस फील करेगी, करुणा हो जाएगा। एंगर फील करेगी, रौद्र हो जाएगा। तो वो जिस तरीके के भी इमोशन फील कर रही है उसी को हम रसा बोलते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे आपसे टोटल 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको मेन स्टोरी या समरी में से ही क्वेश्चंस मिले, आपको इनमें से भी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि मुझे और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है इस तरीके की बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी लेकर आऊंगी। ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।